इस समय दुनिया में अधिकांश लोग, खुद अमेरिकी लोगों में 80% लोग, बाकायदा सर्वे बताता है कि 80% लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि ईरान पर हमला जो है, इजराइल और यूएस ने जो हमला किया उसके पीछे एप्स्टीन फाइल्स है। क्योंकि जैसे ही आप शेयर करने लगते हैं, आप दरअसल फिर युद्ध के दर्शक नहीं रह जाते, आप युद्ध के सैनिक हो जाते हैं। पहली एयर स्ट्राइक के बाद ही इंटरनेशनल मीडिया में बड़े पैमाने पर इसकी रिपोर्टिंग शुरू हो गई, कैजुअल्टी शुरू हो गई। एनिमेशन के टेक्निकलिस्ट चाहिए, मांग की जा रही थी कि उन्हें 3D एनिमेशन को लेकर जो टेक्निकल लोग होते हैं उनकी जरूरत अब ज्यादा थी। एआई से बनाए हुए आपको दावे दिखाई दे रहे थे, यानी कि दिख सब कुछ वास्तविक जैसा रहा था, लेकिन बहुत कुछ भ्रामक था। अमेरिका की जो एम्बेसी है ईरान में, उस पर कब्जा कर लिया गया है और लोगों को बंधक बना लिया गया है। इस वजह से आप तक जो सूचना पहुंचती थी तो वो फिल्टर होती थी, वो वेरीफाई होती थी, उसके रेफरेंसेस आप तक पहुंचते थे। अब आपके पास सूचनाएं रील्स में पहुंचती है। उसके बाद का कोई भी युद्ध दरअसल प्राथमिक तौर पर टेलीविजन स्क्रीन पर लड़ा जाने लगा है। वह एक मीडिया प्रोडक्ट हो गया है जिसे कंज्यूम किया जा रहा है। जो सूचना तंत्र है, जो सूचना का इकोसिस्टम है, उस पर एक क्रिटिकल नजर रखें। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के सामने आते हैं जो आपसे तुरंत प्रतिक्रिया की उम्मीद करता है, तो जरा थम जाइए। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। हाल में इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पर हमला किया और ये हालिया इतिहास की कुछ सबसे महत्वपूर्ण घटना हो सकती है। इस घटना के होने के कुछ ही घंटों में पहली एयर स्ट्राइक के बाद ही इंटरनेशनल मीडिया में बड़े पैमाने पर इसकी रिपोर्टिंग शुरू हो गई, कैजुअल्टी शुरू हो गई और जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन चूंकि बहुत ज्यादा थी, इसलिए पूरी दुनिया भर का मीडिया उस पर ध्यान रख रहा था। भारत का मीडिया भी इस पर ध्यान रख रहा था और आपको हैरानी होगी कि नोएडा से जो मांग की जा रही थी बड़े पैमाने पर इस दौरान, वो पत्रकारों की नहीं थी। वो इनफैक्ट जियोपॉलिटिक्स को समझने वाले लोगों की भी उतनी ज्यादा नहीं थी। मांग की जा रही थी कि उन्हें एनिमेशन के टेक्निकलिस्ट चाहिए, मांग की जा रही थी कि उन्हें 3D एनिमेशन को लेकर जो टेक्निकल लोग होते हैं उनकी जरूरत अब ज्यादा थी। इससे आपको समझ में आएगा कि हमारा मीडिया इसे कैसे देख रहा था। ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन मीडिया में भी इसी समय में बहुत महत्वपूर्ण घटित हो रहा था। पत्रकारों की तथ्य पुष्टि करने का की जो जरूरत है, उसे लेकर या प्लेटफॉर्म के अलग अलग वीडियोस जो थे या उन पे जो राय आ रही थी, जो दावे आ रहे थे या जो विरोधी दावे आ रहे थे, इन सब के चलते आपके सामने एक ऐसा कोलाज बन रहा था जिसमें अलग अलग सोर्सेज से, इनमें कई बार तो अज्ञात स्रोतों से आए हुए या एआई से बनाए हुए आपको दावे दिखाई दे रहे थे। यानी कि दिख सब कुछ वास्तविक जैसा रहा था, लेकिन बहुत कुछ भ्रामक था। सच कहाँ है ये पता लगना मुश्किल था और आप किस ओर खड़े हैं आपके लिए ये तय करना मुश्किल था। सैकड़ों, हजारों, शायद लाखों तस्वीरें, एनिमेशंस सामने आ रहे थे। नहीं पता लग रहा था कि इस इमारत पर यह जो हमला हुआ वह हमला हुआ भी या नहीं, और हुआ तो किसने किया। और इस तरीके की तमाम चीजें आपको सामने अपनी स्क्रीन पर, अपने फोन की स्क्रीन पर या टेलीविजन की स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। और यह एक नया युद्ध था। ये जो डिजिटल एज चल रहा है, इसमें जो संकट आते हैं, जो क्राइसिस आते हैं, वो इंतजार नहीं करते कि आप उन्हें वेरीफाई कर सकें इससे पहले कि आप उन्हें और फैलाएं। जो नैरेटिव तैयार होते हैं, वे नैरेटिव तुरंत उसी क्षण आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस नैरेटिव को एम्प्लीफाई करें। इसमें नागरिक शामिल होते हैं, इसमें इन्फ्लुएंसर्स शामिल होते हैं, इसमें एल्गोरिथम शामिल होती हैं, इसमें पत्रकार शामिल होते हैं। ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जब कोई हिंसा, युद्ध या आपदा होती है तो सामान्य लोगों की जो कि जानकारी का उपभोग करते हैं, उसको साझा करते हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है। कैसे कंज्यूम करें आप इस मीडिया को, जो मीडिया लगातार आपके पास एक के बाद एक सूचनाओं को दे रहा है। पत्रकार तक तय नहीं कर पा रहे हैं कि यह सूचना नई है या पुरानी। आपने देखा ही होगा कि कैसे एक चैनल पर यह कहा गया कि अमेरिका की जो एम्बेसी है ईरान में, उस पर कब्जा कर लिया गया है और लोगों को बंधक बना लिया गया है, बावजूद इसके कि दरअसल पिछले कई दशकों से ईरान में कोई अमेरिकी दूतावास है ही नहीं। पुरानी किसी खबर को, बहुत पुरानी 70s की खबर को आपके सामने ऐसे पेश किया गया जैसे कि ये तुरंत घटित हुई है। मामला केवल मिस इन्फॉर्मेशन का नहीं है,
मामला यह भी है कि ये जो गला काट प्रतियोगिता है कम्युनिकेशन की, ऐसे में इन तमाम क्राइसिस कम्युनिकेशन को समझा कैसे जाए? एक आम विद्यार्थी या एक आम नागरिक या एक आम उपभोक्ता, उसकी तो कोई ट्रेनिंग नहीं है ना इस बात की कि वह समझ सके कि क्राइसिस के समय जो कम्युनिकेशन आएगा उसे समझा कैसे जाता है। आज का यह वीडियो यही समझाने की कोशिश करेगा। आज के इस वीडियो का उद्देश्य आपको ईरान और इज़राइल के युद्ध के विषय में कोई नई जानकारी देना नहीं है। हम कोशिश ये करने वाले हैं कि अब से अगले 10-15 मिनट में उन औजारों के बारे में बात करें, उन तरीकों के बारे में बात करें, उस ज़रूरत के बारे में बात करें, जिसके चलते ये समझा जाए कि क्राइसिस के समय, संकट के समय, खास तौर से युद्ध के समय मीडिया को कैसे देखा, कैसे समझा जाए। उससे ज़्यादा शायद ये भी कि कैसे नहीं देखा जाए, कैसे नहीं समझा जाए। क्योंकि ध्यान रखिएगा, युद्ध के समय, संकट के समय रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन ज्यादा जरूरी हो जाता है। सामान्य समय में आप कोई गलती करें तो इतना अवसर रहेगा कि उस गलती को दूर किया जा सके, लेकिन संकट के समय में ऐसा नहीं होगा। पहले समय रहता था, जनता तक जब युद्धों की या अन्य सूचनाएं पहुंचती थी तो वो न्यूज़पेपर से पहुंचती थी, टेलीविजन नेटवर्क से पहुंचती थी, रेडियो से पहुंचती थी, और कुछ लोग वहाँ गेटकीपर के तौर पर मौजूद थे। संपादक था, वहाँ पर एक चैनल था, उस चैनल का तमाम जो पूरा तंत्र होता है वह था। इस वजह से आप तक जो सूचना पहुंचती थी तो वो फिल्टर होती थी, वो वेरीफाई होती थी, उसके रेफरेंसेस आप तक पहुंचते थे। अब आपके पास सूचनाएं रील्स में पहुंचती हैं, आपके पास सूचनाएं शॉर्ट फॉर्मेट में पहुंचती हैं, बिना वेरीफाई किए, बिना किसी गेट कीपिंग के। इसलिए अब बुनियादी तौर पर अब कंज्यूमर जिम्मेदार हो गया है कि जिस मीडिया को वो कंज्यूम कर रहा है उस मीडिया को सत्यापित भी वह करे, उसको जांच करे, उसके फैक्ट्स की जांच करे और उसके नैरेटिव की जांच करे। मामला केवल तथ्यों का नहीं है, वे तथ्य आप तक जिस नैरेटिव के साथ पहुंच रहे हैं उन नैरेटिव्स का भी मामला है। इसलिए सोशल मीडिया वाला जो पूरा का पूरा नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं, उनसे आने वाले मीडिया को कैसे कंज्यूम किया जाए संकट के समय में, यह भी महत्वपूर्ण है। मुझे याद आता है कि 1990s में 91 की बात है, जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, गल्फ वॉर। ये पहला युद्ध था जिसे लाइव टेलीकास्ट किया गया। CNN ने उस समय पूरी दुनिया को लाइव तौर पर वह पेट्रियट मिसाइल, वह स्कड मिसाइल्स और वो जो इराक का आसमान था, उस आसमान में आतिशबाजी की तरह चलते हुए हथियार और मिसाइल्स का पहली बार जीता जागता लाइव मीडिया प्रोडक्शन दिया था। और उसके बाद का कोई भी युद्ध दरअसल प्राथमिक तौर पर टेलीविजन स्क्रीन्स पर लड़ा जाने लगा है। वह एक मीडिया प्रोडक्ट हो गया है जिसे कंज्यूम किया जा रहा है। इसीलिए जैसे ही कोई युद्ध शुरू होता है, कोई संकट शुरू होता है, अचानक एनिमेटर्स की मांग, एनिमेशन करने वाले लोगों की मांग नोएडा में बढ़ जाती है। उन टेलीविजन चैनल्स को, उन तमाम किस्म के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब एनिमेशन चाहिए, अब वह 3D एनिमेशन चाहिए, अब वह VFX चाहिए और उस किस्म के जो अलग अलग तरीके के प्रभाव होते हैं, दृश्य प्रभाव और श्रव्य प्रभाव, वह चाहिए। क्राइसिस कम्युनिकेशन में इसीलिए सही सूचना महत्वपूर्ण है, बिकॉज इंफॉर्मेशन बिकम्स डेंजरस ड्यूरिंग इमरजेंसीज। क्योंकि क्राइसिस जब होते हैं वो एक तरह का इंफॉर्मेशन वैक्यूम भी पैदा करते हैं। जब इस तरह के क्राइसिस आते हैं तो हर सूचना संदेहास्पद भी हो जाती है कि उसके पीछे क्या क्या मंशा है। चाहे वो आतंकवादी हमला हो, चाहे कोई दंगा हो, चाहे कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो, तुरंत लोग स्पष्टीकरण की मांग करते हैं। वो कहते हैं इसको वेरीफाई कीजिए, और अगर वेरिफिकेशन के लिए आपके पास पर्याप्त टूल्स नहीं है तब संदेह पैदा होता है। और जब संदेह पैदा होता है तुरंत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती हैं। इस समय दुनिया में अधिकांश लोग, खुद अमेरिकी लोगों में 80% लोग, बाकायदा सर्वे बताता है कि 80% लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि ईरान पर हमला जो है, इजराइल और यूएस ने जो हमला किया उसके पीछे एप्स्टीन फाइल्स हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास पूरी सूचनाएं नहीं हैं, तब ऐसे में जो भी क्रेडिबल लगने वाली सूचना मिलती है लोग उस पर यकीन करना शुरू करते हैं। और यह एक किस्म के डिजिटल सतर्कवाद, एक तरह का विजिलेंटलिज्म जो है, उसकी स्थिति को दिखाता है। संकट के दौरान गलत जानकारी खतरनाक हो सकती है।
और ये मैं जब जानकारी की बात कर रहा हूं, केवल मामला जानकारी का नहीं है, इसके साथ नैरेटिव्स का भी मामला है। नैरेटिव्स और काउंटर नैरेटिव्स चल रहे होते हैं, और ऐसे में जब काउंटर नैरेटिव्स और नैरेटिव्स चल रहे हैं, आपके लिए तय करना मुश्किल हो सकता है कि आप किस ओर खड़े होंगे, क्योंकि आपके अपने प्रेजुडिसेस, आपके अपने बायसेस इन नैरेटिव्स में आपको किसी न किसी तरफ खड़े होने के लिए विवश कर देंगे। तो कुल मिलाकर फॉल्स किस्म की सूचनाएं, फॉल्स स्टैटिस्टिक्स, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, इंफॉर्मेशन केओस, ये सब, इन सब का युद्ध आपको किसी भी संकट में दिखाई देगा। आपने कोविड के दौरान इसे देखा, आपने कोविड के दौरान विचित्र किस्म के व्यवहार लोगों के देखे। युद्ध के दौरान भी ऐसा ही होता है। क्राइसिस कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग, कि सामने आए और आपने कैमरा शुरू किया और बोलना शुरू कर दिया। आपको इसके पीछे लगातार उन एथिकल सवालों को भी देखना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी नागरिक के लिए सोशल मीडिया के युग में बहुत जरूरी है कि आप जो सूचना तंत्र है, जो सूचना का इकोसिस्टम है, उस पर एक क्रिटिकल नजर रखें। क्योंकि आम नागरिक आम नागरिक जो है वो संकटों के समय में उनकी उनकी जो धारणाएं बनाने की क्षमता है वो प्रभावित हो जाती है। अगर आप इसे ध्यान से समझे कि तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है तथ्यों को बिना वेरीफाई जो किए हुए स्वीकार ना करें। स्वीकार करने से भी ज्यादा डरावना है शेयर करना। शेयर ना करें। इसका मतलब आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो सूचना आप तक पहुंची है, आप देखें कि वह सूचना का स्रोत क्या है। क्या वह स्रोत कोई ऐसा स्रोत है जो कि नैरेटिव बिल्डिंग में शामिल है? तब थोड़ा सा रुक जाइए। आप उस पर यकीन फिर भी कर सकते हैं, आपके बायसेस आपको मजबूर कर सकते हैं कि आप उस पर यकीन करें, लेकिन शेयर करने से बचिए। क्योंकि जैसे ही आप शेयर करने लगते हैं, आप दरअसल फिर युद्ध के दर्शक नहीं रह जाते, आप युद्ध के सैनिक हो जाते हैं। क्योंकि फिर आप इस या उस पक्ष से युद्ध कर रहे होते हैं। विजुअल मिस इन्फॉर्मेशन को खास तौर से समझिए। इस समय अगर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर ईरान और इजराइल युद्ध के तमाम तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, तो जरा जाइए दूसरे सोर्सेज पर, पता कीजिए कि इन तस्वीरों का स्रोत क्या है। इन चैनल्स ने क्या वास्तव में कोई कैमरामैन वहां भेजा है, या फिर जो युद्ध के समय आधिकारिक तौर पर जो विजुअल्स दिए जाते हैं दोनों सेनाओं ने, केवल उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि इस समय तो सारे के सारे विजुअल्स स्वाभाविक तौर पर या तो इजराइल की तरफ से आ रहे हैं या अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं। या फिर आप केवल अपने नैरेटिव को सूट करने के लिए अतीत के या अनवेरिफाइड या एआई से बनाए हुए या किसी विजुअल ग्राफिक्स डिजाइनर द्वारा बनाए हुए विजुअल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं और आप नहीं बता रहे कि वास्तविक विजुअल्स नहीं हैं, आपने बनाए हैं, तब आप ईमानदार नहीं हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि जो गल्फ वॉर हुई थी 91 की, उसके बाद से लगातार प्रत्येक युद्ध एक मीडिया प्रोडक्ट है। मुझे तो बस हैरानी है कि अभी तक इनकी बोली लगनी शुरू नहीं हुई, इनकी ऑक्शन शुरू नहीं हुई आईपीएल की तरह। वरना तमाम चैनल्स के लिए ये कंटेंट है। ये कंटेंट है जिसका ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन, जितना ज्यादा आप उसे कंज्यूम करते हैं, उतना ज्यादा ये चैनल इससे लाभ हासिल करते हैं। इसलिए जब आप वॉर को एक मीडिया प्रोडक्ट की तरह देखते हैं, वॉर एक मीडिया प्रोडक्ट है, वॉर एक इकोनॉमिक प्रोडक्ट भी है, आप सभी जानते हैं। तो आधुनिक युद्ध जो है वह केवल भौतिक संघर्ष नहीं है। अब तो और इतना ज्यादा आप सोच के देखिए कि आजकल के युद्ध कितना विजुअल अपील रखते हैं। आजकल के युद्ध में आपको सीधा सीधा खून नहीं दिखाई देता, आतिशबाजी दिखाई देती है। आजकल के युद्ध में आप जानते हैं कि ड्रोन्स युद्ध करते हैं, मशीनें युद्ध करती हैं। उनमें कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ, इसलिए जब वह फटता है तो आपको लगता है, आपको वह दर्द महसूस नहीं होता। और आप उस प्रकाश को देखते हैं, आप उस आवाज को देखते हैं, उस सायरन को देखिए। वह सायरन लगभग जो युद्ध का सायरन है, वह लगभग एक स्थायी बैकग्राउंड बन गया है कई सारे चैनल्स में। इसलिए समझिएगा, युद्ध केवल मीडिया प्रोडक्ट नहीं है। उसमें जो जाने जा रही है वह है गर्ल्स स्कूल जिसे बम्बार्ड किया गया। उसमें जो बच्चियां पढ़ रही थी वो जीती जागती इंसान बच्चियां थी। इसलिए वह बम जब उन पर गिरता है, वह मिसाइल जब उन पर गिरती है, तो जो जान जाती है वो वास्तविक मनुष्य की जान थी, बच्चों की जान थी। इसलिए केवल मीडिया प्रोडक्ट की तरह जब आप कंज्यूम करते हैं और आपके मन में वही डोपामीन रिलीज होता है जो आप
गेमिंग के दौरान देखते हैं या जो आप किसी इस किस्म के अन्य मनोरंजन के दौरान देखते हैं, तब ये आपका डीह्यूमनाइजेशन है। युद्ध के लगातार विजुअल्स अगर आप बिना आलोचनात्मक विवेक के कंज्यूम करते हैं तो यह आपका विमानवीकरण करते हैं, ये आपको डीह्यूमनाइज करते हैं। आपकी मानव के प्रति जो आपकी संवेदना होनी चाहिए, उसे महसूस करने की क्षमता को हर लेते हैं। इसलिए इन नैरेटिव्स को बिना क्रिटिकल थिंकिंग के, बिना उस पर सवाल उठाए हुए मत कंज्यूम कीजिए। यह आपसे आपके मनुष्य होने की क्षमता हर ले रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, जब आप इस मीडिया प्रोडक्ट को बेतहाशा कंज्यूम करते हैं और किसी एक नैरेटिव के साथ जाके खड़े होते हैं, तब आप मनुष्य होने के अपने हक से भी अपने आप को वंचित करते हैं। अगर आप इस ऐसे में जरा सोचने की कोशिश करें कि पत्रकारों की स्थिति क्या है। एक समय था जिस समय युद्ध पत्रकारिता एक बहुत महत्वपूर्ण और साहसी पत्रकारिता होती थी। आज युद्ध पत्रकारिता प्राइमरीली न्यूज रूम की पत्रकारिता है। यहां पत्रकार जो है वह इस बात को तो खैर छोड़िए कि वह तथ्य का विश्लेषण सही कर रहा है कि नहीं, सही तथ्य ले रहा है या नहीं, कई बार तो वह दिए गई कॉपी को रीड कर रहा है, दी गई कॉपी को रीड कर रहा है जिसमें कोई आलोचनात्मक विवेक शामिल नहीं है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि तमाम पत्रकारों को समस्या है कि अगर वे इस न्यूज को अभी ब्रेक नहीं करेंगे तो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कर देगा, क्योंकि किसी भी हैंडल से आई हुई सूचना को कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लेगा। तो इसका मतलब यह है कि वेरिफिकेशन की बजाय स्पीड महत्वपूर्ण हो जाती है। पहले यह स्पीड दिन होती थी, फिर यह घंटे या मिनट होने लगी, अब तो सेकंडों में दिखाई दे रहा है। और एक और क्रिटिकल इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस रिपोर्टिंग के अंदर क्या सनसनीखेजता, चाहे वो हेडलाइन के तौर पर आ रही हो, चाहे वो थंबनेल के तौर पर आ रही हो, चाहे वो विजुअल्स के तौर पर आ रही हो, या उस भाषा के तौर पर आ रही हो जिस भाषा को लगातार इमोशनल बनाया जा रहा है। युद्ध कहां हो रहा है? युद्ध हो रहा है इजराइल और ईरान के बीच। इजराइल और ईरान का राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रवाद से कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे आपके इमोशंस को उसके साथ खेला जाएगा कि आप एक या दूसरे पक्ष के साथ खड़े हो जाएं, ये महत्वपूर्ण है। यदि आप में पहले से एक वर्ग के प्रति नफरत है तो दूसरे पक्ष को इस वर्ग का विरोधी, इस वर्ग का शत्रु दिखा दिया जाएगा ताकि आपकी सहानुभूति दूसरे पक्ष के साथ हो जाए। आप लगातार यह होता हुआ देखते हैं। इसलिए अगर ऐसे में आपके मन में पहले से इस बात को लेकर नफरत पैदा कर दी गई है कि इस समुदाय के लोग, इस समूह के लोग नफरत लायक हैं, तब आप युद्ध में ढूंढेंगे कि आपके समूह के साथ, जिस समूह से आप नफरत करते थे, उसके खिलाफ कौन खड़ा है, और फिर आप मनुष्य नहीं रह गए। अब ये डेटा तय करने लगा, अब ये एल्गोरिथम्स तय करने लगी, अब ये जो मीडिया प्रोडक्ट्स हैं वो तय करने लगे कि आपकी नफरत को कहां तक लेकर जाना है। कोई तो वजह होगी कि ऐसे में जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाले टेलीविजन चैनल, मेन स्ट्रीम मीडिया है, ऐसे में क्यों कुछ स्वतंत्र क्रिएटर्स ऐसी ऑडियंस को बार बार आकर्षित कर रहे हैं जो कि जिनके पास उस तरीके के रिसोर्सेज नहीं भी हैं, जिनके पास इतना बड़ा पूरा का पूरा तंत्र नहीं है जो आपके सामने गेमिंग के और एनिमेशन के बहुत बड़े विजुअली अपीलिंग कंटेंट को सामने रख सके। क्योंकि सच्चाई ये है कि लोगों ने अब धीरे धीरे मेन स्ट्रीम मीडिया पर यकीन करना बंद कर दिया है। हालांकि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन में जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वह इस बीमारी से ग्रस्त नहीं है। वहां पर भी लगातार एक अटेंशन ड्रिवन इकॉनमी चल ही रही है। आप उनको व्यूज चाहिए, उनको लाइक्स चाहिए, उनको शेयर चाहिए, उनको एंगेजमेंट मैट्रिक्स की और दूसरी चीजें चाहिए, जिसके चलते वे भी उन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, प्रत्येक स्तर पर क्राइसिस के मीडिया कंजम्पशन में सावधानी की जरूरत है। प्रोडक्शन के स्तर पे चाहिए, एडिटिंग के स्तर पे चाहिए, कंजम्पशन के स्तर पे चाहिए, और बाद में जब आप उसे और एम्पलीफाई करते हैं, शेयरिंग करते हैं, उसके स्तर पर भी चाहिए। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप तथ्यों को बहुत ध्यान से देखें। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के सामने आते हैं जो आपसे तुरंत प्रतिक्रिया की उम्मीद करता है, तो जरा थम जाइए, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया करने का अवसर युद्ध नहीं है। जब आप खास तौर से युद्ध में मीडिया कंजम्पशन कर रहे हैं, तब आपको थम जाना चाहिए।
बल्कि मैं आपको एक साधारण सा तंत्र दे सकता हूं। जो आपको दिखाई दे रहा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आपको सुनाई दे रहा है, और जो आपको सुनाई दे रहा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आप पढ़ रहे हैं। टेक्स्ट is likely to be more responsible than just the audio. Audio is likely to be more responsible than just the visuals. इसका मतलब यह है कि जो हमने मीडिया के विकास में जो क्रम सीखा था कि पहले अखबार आते थे, अखबारों के बाद रेडियो आने लगा, रेडियो के बाद टेलीविज़न आने लगा, उसके बाद सोशल मीडिया आने लगा, उसको उलट दीजिए। क्योंकि जब आप टेक्स्ट लिखते हैं तब आप जिम्मेदारी ले रहे होते हैं। हालांकि टेक्स्ट भी हम जानते हैं कि एआई जनरेटेड हो सकता है, लेकिन फिर भी टेक्स्ट के ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की संभावना ज़्यादा है। कुल मिलाकर मैं आपसे अनुरोध सिर्फ इतना कर रहा हूं कि युद्ध वहां लड़ा जा रहा है, लेकिन कोशिश पूरी दुनिया के युद्धरत जो लोग हैं, जो शक्तियां हैं, उनकी ये है कि आपके दिमाग का युद्ध पहले जीते, परसेप्शन का युद्ध पहले जीते, आपकी धारणाओं का युद्ध पहले जीते। इसलिए अपने मस्तिष्क को ऐसा युद्ध क्षेत्र मत बनने दीजिए, और अगर मस्तिष्क युद्ध क्षेत्र है भी तब इसके मालिक आप रहिए। यह बिल्कुल गवारा नहीं होना चाहिए कि आपके मस्तिष्क पर किसी अन्य शक्ति का पूरा नियंत्रण हो जाए, क्योंकि फिजिकल बैटलफील्ड सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। और सच्चाई यह है कि ये न तो पहला युद्ध है न ये अंतिम युद्ध है। युद्ध लड़े जाते रहे हैं, आगे भी लड़े जाते रहेंगे। आपदाएं पहले भी आई हैं, भविष्य में भी आएंगी। ऐसे में आप उनके विषय में क्या सोचते हैं, आपका नैरेटिव क्या है, यही सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए प्रोपेगेंडा को कंज्यूम कर कर खुद प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने से रोकिए। आपका आलोचनात्मक विवेक ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल के युद्धों में, आजकल के समाज में नागरिक केवल निष्क्रिय दर्शक नहीं है। हर चीज, हर मैसेज जो आपने व्हाट्सएप पे शेयर किया या लाइक किया, हर कमेंट जो आपने किसी वीडियो पे किया या आपने फॉरवर्ड किया, वह सब आप उस ट्रिगर जैसा ही है जो कोई सैनिक अपनी बंदूक का दबा रहा है। जब आप कोई शेयर करते हैं तो मानो आपने भी गोली चलाई है, और यह गोली इधर या उधर किसी न किसी को घायल करेगी। इसलिए जब आप इसे ट्रिगर को दबाते हैं उससे पहले थोड़ा रुकिए, थमिए, सोचिए, क्योंकि आपका मनुष्य होना इस बात पर निर्भर करता है कि कितना भी जरूरी क्यों ना हो, आपकी बंदूक का ट्रिगर, आप जो फायर कर रहे हैं उससे पहले आप सोचेंगे, उससे पहले आप यकीन करेंगे कि जब तक जरूरी न हो आप ये नहीं करें।